हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, उनका हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड दो तरह की होती है, इंस्टैंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड, और वेलोसिटी भी दो तरह की होती है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी होती क्या है, ठीक है। तो स्पीड की पहली अगर हम बात करें तो स्पीड इज व्हाट? Speed is the rate at which distance is being covered. The rate at which distance is being covered. तो ये ध्यान रखना आप लोग, स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द रेट एट विच डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड। यहां पे ध्यान रखना आप लोग, यानी कि अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुई है अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। तो स्पीड को आप बोल सकते हो, स्पीड इज एक्चुअली द रेट एट विच द डिस्टेंस इज ऑल्टरिंग और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ऊपर ये जो डिस्टेंस है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और टाइम जो स्केलर है, ये टाइम इज नेवर अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड स्केलर क्वांटिटी का होने का मतलब क्या हो गया? स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। स्पीड कैन ओनली बी पॉजिटिव, ठीक है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कैन ओनली बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये स्पीड के बारे में जानकारी थी। अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो वेलोसिटी इज, वेलोसिटी के लिए अगर आप डेफिनेशन लिखिएगा तो सिमिलर डेफिनेशन ही है, बट डिस्टेंस की जगह पे यहां पे क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। द रेट at which the position vector of the particle is varying. The position vector of the particle is varying is known as the velocity of the particle. ठीक है। The rate at which the position vector of the particle is varying is known as the velocity of the particle. इसका मतलब velocity, अगर आप पहले average velocity लिखो तो average velocity क्या हो जाएगी? Average velocity is equal to total change in position, ठीक है। That is final position minus initial position. That is total change in position अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा? यानी कि अगर आप v एवरेज लिखना चाहो, एवरेज वेलोसिटी, सो इट इज इक्वल टू r फाइनल माइनस r इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। That is equal to, आप क्या लिख सकते हो? It is equal to delta r by delta t. That is change in position upon time. इसको कभी कभार delta r को s लिख देते हैं, that is displacement, और delta t को simply t लिख देते हैं। तो it is equal to s by t. इसको हम s by t भी बोल सकते हैं, ठीक है। So this is what is average velocity. तो average velocity is r final minus r initial upon t final minus t initial, that is delta r by delta t, और simply equal to s by t. अब ज्यादा मैथमेटिकल होकर के हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, थोड़ा बेटर डेफिनेशन आपको देता हूं इसका, ठीक है। अगर आपको याद हो तो कल हम लोगों ने लिखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट that is change in position is r final minus r initial, जिसको हम s लिख सकते हैं या तो डेल्टा
आर लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा आर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते थे, इट वाज इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। याद है आप लोगों को, कल हम लोगों ने इस चीज को लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, ठीक है। अब क्योंकि दिस वाज आवर टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, और दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते हैं या तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, जिसको आप डेल्टा आर बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हो, या सिंपली एस बाई टी भी लिख सकते हो, या तो क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, ठीक है, फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल, from r initial to r final upon integration of dt from t initial to t final, ठीक है। सो इसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी को अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर फ्रॉम ऑफ कोर्स आर इनिशियल टू आर फाइनल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम t इनिशियल टू टी फाइनल। हम लोग ऐसे वेलोसिटी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर एवरेज वेलोसिटी। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की, कि एवरेज स्पीड को कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड अगर आपने देखा था अभी, तो इट वाज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, और दैट इज डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए अभी क्या फॉर्मूला था कल हमारे पास, अगर आपको याद हो तो डिस्टेंस कवर्ड वाज इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आर। याद है आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस कवर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आर अपॉन टाइम टेकन टू इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल, ठीक है। तो दिस इज एज सिंपल एज दिस, ठीक है। ये मॉड ऑफ आर इनिशियल से मॉड ऑफ आर फाइनल तक जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस कवर्ड। सो डिस्टेंस कवर्ड एक बार और ध्यान, ये दिस इज द अपर वन इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस कवर्ड। ये जो टोटल फॉर्मूला है ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए, अगर एवरेज वेलोसिटी में लिखूंगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना आप लोग। Average velocity is what? It is integration of dr upon integration of dt. Limit obviously r initial से r final, t initial से t final. जबकि average speed आपको दिख रही है, whereas average speed is what? Integration of mod of dr upon integration of dt from t initial to t final. तो आप देख सकते हो this is average velocity, ये average velocity है, ठीक है। And this is average speed, ये जो ऊपर लिखा हुआ हमारे पास, this is average speed। तो ध्यान देना आप लोग कि this is average speed and this is average velocity, this is very important, ठीक है ना। तो average speed is integration of mod of dr upon integration of dt, और जबकि ये होती है integration of dr upon integration of dt। So this is the difference in between average speed and average velocity। ये लिखा हुआ डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, और ये लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहना, समझिए कि बिल्कुल ये पूरे चैप्टर का सारांश है, जूस है। जिसको ये समझ में आ गया चैप्टर, उसके लिए बहुत इजी हो जाता है आगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आपने ये देखा कि जो एवरेज स्पीड है, ठीक है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, मैं क्या लिखूंगा, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। जबकि अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी लिखनी हुई, तो एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो ये हमारी एवरेज स्पीड है, ये एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। कोई भी शब्द ऐसा नहीं होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड, ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरेज स्पीड का मतलब उसका मैग्नीट्यूड है, स्पीड के अंदर डायरेक्शन वैसी नहीं होती है, तो ये डायरेक्शन है ही नहीं, तो उसका मैग्नीट्यूड बोलने का इट विल बी जस्ट एन ओवरकिल। आप बोलो या ना बोलो कोई मतलब। एवरेज वेलोसिटी इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt,
एवरेज स्पीड जो है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है, ठीक है। अब अगर हम लिखना चाहें मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है बट दिस कंटेन्स डायरेक्शन, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी कंटेन्स डायरेक्शन, इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है, बट इसमें देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन, देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इसमें डायरेक्शन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम इसके ऊपर मैग्नीट्यूड लगाएंगे, सो इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर का मैग्नीट्यूड अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। वैसे भी लिख सकते हो एवरेज वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये पूरे पे आप यूज कर सकते हो, बट नीचे जो टाइम आपको गिवन है इस पर मैग्नीट्यूड नहीं भी लगाओगे, ऐसे भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, ठीक है। सिंबल्स को बिल्कुल ध्यान से रटिएगा, ये एवरेज स्पीड है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आर बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये एवरेज स्पीड है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये एवरेज वेलोसिटी होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर का मैग्नीट्यूड अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का मैग्नीट्यूड। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं हम लोग। तो एक बात तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जबकि मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी आर जो होता है, जो कि सिंबल यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर अगर आप देखिए ये वाली चीज कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आर बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम ये आपको पता है व्हाट इज दिस, दिस इज एवरेज स्पीड, ये क्या होती है, दिस इज एवरेज स्पीड, ठीक है। जबकि ये वाली चीज जो आपके सामने लिखी हुई है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो ये एवरेज स्पीड है और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब क्योंकि ये ऊपर वाली जो क्वांटिटीज हैं दोनों की वो सेम नहीं है, ठीक है ना, दिस इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए नहीं होता है, मान लीजिए कि एक सर्कल में पार्टिकल घूम जाए, ठीक है, जैसा कि कल मैंने आपको समझाया था, फिर से मान लीजिए कि यहाँ मैं एक सर्कल बनाता हूँ। अब ये सर्कल किससे मिलकर के बनेगा, इट इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट लाइंस, स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट साइड्स से मिलकर के, बिकॉज़ सर्कल इज अ पॉलीगन हैविंग इनफाइनाइट साइड्स, ठीक है, तो छोटे छोटे साइड से मिलकर के बनेगा ये। अब ध्यान देना कि अगर ये आपका पहला वेक्टर है, ठीक है ना, r1, फिर से ये r2 हो गया, अब इन वेक्टर फॉर्म में जोड़ दो r1 प्लस r2, और सर्कल में ऐसे कितने r होंगे, इनफाइनाइट होंगे। लेकिन अगर आप सभी को जोड़ दोगे तो सभी को जोड़ोगे तो वेक्टर्स किस लॉ से जुड़ते हैं, पॉलीगन लॉ से, और पॉलीगन लॉ से जब जुड़ते हैं तो क्या होता है, आपको पता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक बार आप रिवाइज कर लेना, इस चैप्टर में काम आएगा। तो पॉलीगन लॉ से जब वेक्टर्स जुड़ते हैं तो क्या होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है पहले वेक्टर के टेल से स्टार्ट होकर के और आखिरी वेक्टर के हेड तक जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो आखिरी वेक्टर का हेड है वो पहले वेक्टर के टेल से आकर के जुड़ गया, यानी रिजल्टेंट वेक्टर इस केस में क्या हो गया, 0। रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्यों रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो गया, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर कहां से स्टार्ट होता है, पहले वेक्टर के टेल से स्टार्ट होकर के और आखिरी वेक्टर के हेड तक जाता है। यहाँ पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड एक ही जगह पे है, यानी कि रिजल्टेंट ही क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर आपने केवल मैग्नीट्यूड जोड़ दिया तो, अच्छा ऐसे जोड़ने को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, और किसको जोड़ा है, r1 प्लस r2, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dr। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
क्योंकि सारे dr है छोटे छोटे, r1 को dr1 लिखोगे, इसको dr2 लिखोगे, सारे छोटे छोटे हैं, dr1 dr2 dr3 ऐसे, तो इन सभी को जोड़ा तो आपका आंसर क्या आ गया 0। लेकिन मान लीजिए कि आपने वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं किया होता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को आपने नहीं फॉलो किया होता, आपने केवल साइजेस जोड़ी होती, तो केवल साइजेस जोड़ी होती तो उस केस में क्या आपका आंसर आता, तो उस केस में आप क्या कर रहे होते, मॉड ऑफ dr1 प्लस मॉड ऑफ dr2, तो यहाँ पे वेक्टर लॉ फॉलो ही नहीं हो रहा होता, ठीक है ना। तो सारी केवल साइजेस जब जुड़ जाती, तो अगर मान लीजिए कि सर्कल का रेडियस अगर r होता, तो इन सब को जोड़ने पे आपका जो आंसर आता वो 2πr आ जाता। ये क्लियर है आप लोगों को? तो अगर आपने केवल मैग्नीट्यूड्स को जोड़ दिया होता तो आपका आंसर आ जाता 2πr, ठीक है। तो किसी भी सर्कल की अगर हम बात करें, अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी सर्कल है, अब इस सर्कल को अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें, ठीक है ना, dr 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 ये सब छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम तोड़ दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ dr क्या हो जाएगा 0, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ dr क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ dr 0 नहीं होगा, मैं इधर लिख देता हूं वापस, इंटीग्रेशन ऑफ dr तो 0 हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ dr विल बी 2πr, ठीक है ना, where r is the radius of the circle। तो वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ dr, तो इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ dr 0 नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि कोई इंसान है वो सर्कल पे दौड़ रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड लिखी हुई है, वो 0 नहीं होगी, क्योंकि ऊपर ये 0 नहीं हुआ, ये 2πr हो गया, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 2πr/t। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन ऑफ dr का मैग्नीट्यूड लिखा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dr जो आपने किया, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ dr नहीं किया आपने इंटीग्रेशन ऑफ dr पहले अंदर किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dr का आंसर क्या आ जाएगा, एक सर्कल के लिए 0 आ जाएगा, अभी मैंने समझाया आपको। और 0 का मॉड भी क्या होता है 0, यानी कि एवरेज वेलोसिटी, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ dr/dt भी केवल लिखते हैं आप इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो वो एवरेज वेलोसिटी होती है, वो 0 हो जाती है। इससे एक बात आपको क्लियर हो रही है कि इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ dr/dt एवरेज स्पीड है, एंड मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि ये दोनों सेम नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर दोनों का सेम नहीं है, ठीक है। ये हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, ऊपर ये जो इंटीग्रेशन है ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड है हमारे पास, ठीक है। और ये जो नीचे हमारे पास इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन जनरल एवरेज स्पीड के बराबर नहीं होती है। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि वो क्या कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी को किसके बराबर लिख देते हैं, एवरेज स्पीड के बराबर। या फिर कई बार ये क्वेश्चन आता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, क्या ये सही स्टेटमेंट है, तो नहीं, इन जनरल ये गलत स्टेटमेंट है। अगर पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे चल रहा है, या पार्टिकल ने सीधे पाथ पे चलते हुए भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, मतलब आगे गया और पीछे आने लगा, ऐसे किसी भी केस में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर नहीं होगी। केवल एक केस में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होती है, जबकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होता है बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू average speed, okay, magnitude of average velocity is equal to average speed only when the particle is moving in a straight line without changing its direction। लेकिन in general क्या होता है, magnitude of average velocity is not equal to magnitude of average speed, ठीक है ना। in general magnitude of average velocity average speed के बराबर नहीं होती है। magnitude of average velocity is not equal to average speed except, I have told you when, except when the particle travels in a straight line without changing its direction, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग एवरेज स्पीड के उन केसेस को कर रहे हैं जिनके ऊपर बेसिकली एग्जाम में आपके क्वेश्चंस ज्यादातर देखने को मिलते हैं, खास तौर पर नीट एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो अब आप देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है। अब तक हम लोगों ने, मैं बार बार इस चीज को क्यों रिपीट कर रहा हूं, ताकि ये आपके अंदर बैठ जाए। इस पूरे लेक्चर में मैंने सिंबल्स को इतनी बार लिखा, एवरेज स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का क्या सिंबल होता है, डिस्टेंस का क्या होता है, इतनी बार बार लिख रहा हूं ताकि आपके अंदर बैठ जाए। जब तक इन सिंबल्स की फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी तब तक फिजिक्स आपके लिए डिफिकल्ट बनी रहेगी। तो शुरुआती दिनों में इन सारी चीजों को बार बार लिख करके मेक इट फ्लो थ्रू योर ब्लड, बिल्कुल अपने अंदर बिल्कुल बहाओ इनको, इन सिंबल्स को, ठीक है। फिर देखना फिजिक्स आपको बहुत इजी लगने लगेगी, ठीक है। तो
अब एवरेज स्पीड, आपको एक बात पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब एग्जाम में बेसिकली आपको दो केसेस मिल सकते हैं, जिसमें पहला केस क्या होगा कि व्हेन द सब्सीक्वेंट डिस्टेंसेस एंड स्पीड्स आर मेंशन्ड, ठीक है ना, आपको सब्सीक्वेंट डिस्टेंसेस मेंशन है और स्पीड्स मेंशन है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि ये पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी तक जाना है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में आपने कुछ हिस्सा, कुछ डिस्टेंस s1, s मान लीजिए डिस्टेंस का सिंबल दिख रहा है, तो कुछ डिस्टेंस s1 आपने v1 वेलोसिटी से कवर किया, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्टेंस s2 आपने v2 वेलोसिटी से कवर किया, और ऐसे करते गए, और लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्टेंस मान लीजिए sn आपने vnth वेलोसिटी स्पीड से कवर किया मान लीजिए, ठीक है ना। तो s1 को आपने v1 स्पीड से कवर किया, s2 को v2 स्पीड से कवर किया, और snth जो डिस्टेंस थी उसको आपने vnth स्पीड से कवर किया, ठीक है। तो अब आपको एक बात पता है कि एवरेज स्पीड, क्योंकि क्या होने वाली है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमेशा आपके काम में आने वाला है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या लिखूंगा, s1 प्लस s2 अप टिल sn डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, पहले वाले का जो टाइम होगा, तो मान लीजिए इसका टाइम मैं t1 बोलता हूं, इस वाले इंस्टेंस का टाइम t1, तो यहाँ की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड, तो t1 विल बी s1 बाय v1, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ का जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, s2 बाय v2, ठीक है ना, एंड अप टिल ये आखिरी वाले का जो टाइम होगा वो snth अपॉन vnth, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना, s1 डिवाइडेड बाय यहाँ का टाइम, मतलब ये टोटल टाइम है, s1 by v1 t1 हो गया, s2 by v2 t2 हो गया, snth by vnth हमारा tnth हो गया, तो दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारी एवरेज स्पीड है, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात है कि इफ, ये आपके पास फॉर्मूला तो है ही, ये फॉर्मूला तो है जनरल फॉर्मूला आपके पास, लेकिन काम में हम कभी कभार क्या लेते हैं कि इफ s1 is equal to s2 up till equal to snth, और सारे के सारे मान लीजिए s हैं, मान लीजिए जर्नी को क्वेश्चन ने इस तरह से मेंशन किया कि जर्नी का हर एक पार्ट का डिस्टेंस बराबर ही है और सारे डिस्टेंसेस क्या है, सेम ही है, ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या लिखिएगा, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा, ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू जर्नी के सारे हिस्से अगर s के बराबर हैं, ऑल इक्वल टू से s, तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या लिखिएगा, s प्लस s प्लस s, कितनी बार, n बार, ठीक है ना, s प्लस s प्लस s कितनी बार, n बार, यानी कि क्या हो जाएगा, ns हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि इसको n टाइम्स s हो गया, ये कितनी बार s हो गया, n बार s प्लस s डिवाइडेड बाय, यहां लिखेगा s बाय v1 प्लस s बाय v2 अप टिल s बाय vn, ये क्लियर है आपको। तो ns अपॉन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ns अपॉन अगर मैं s को कॉमन ले लूं तो आ जाएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 अप टिल 1 बाई vn, ये क्लियर है आप लोगों। एक बार इधर भी लिख देता हूं, यानी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, ऊपर न्यूमरेटर में तो आपके पास ns आ जाएगा और डिनोमिनेटर में s बाहर आ गया, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 अप टिल 1 बाई vn, ठीक है। तो यहाँ s से s कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हो जाएगा n अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 अप टिल 1 बाई vn। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन, तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें एक बात आपको जो ध्यान देनी है, ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इसमें इसको होपफुली आप लोग वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जब सबसीक्वेंट डिस्टेंसेस और स्पीड्स मेंशन होती हैं तो उस केस में आपका जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू s1 प्लस s2 अप टिल sn डिवाइडेड बाय s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2 अप टिल sn बाय vn। लेकिन जब सारे डिस्टेंसेस व्हेन ऑल s आर सेम, when s1 equal to s2 all equal to sn all equal to say s, ठीक है ना, सारे के सारे s हैं, तो उस केस में आपकी जो एवरेज स्पीड हो जाती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू n बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 अप टिल
1/vn, ठीक है ना। तो इन दिस केस एवरेज स्पीड is the harmonic mean of individual speeds. Harmonic mean of individual speeds. तो इस केस में हार्मोनिक मीन होती है इंडिविजुअल स्पीड्स की। एवरेज स्पीड जो होती है वो इंडिविजुअल स्पीड्स की हार्मोनिक मीन होती है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना। तो फिर से आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं जो फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब एक बात ध्यान रखना कि मान लीजिए कि दो भी डिस्टेंस आपको दी हुई है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, और जर्नी इक्वल डिस्टेंसेस में बटी हुई है। ये आधी डिस्टेंस है और इसको v1 से कवर करता है और इसको v2 से। तो एवरेज स्पीड इसका क्या हो जाएगा, तो इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा n की जगह पे क्या हो जाएगा 2, n जहां पे क्या है, इन द नंबर ऑफ पार्ट्स द जर्नी इज डिवाइडेड। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो n की जगह पे आप क्या लिखिएगा, अगर यहाँ पे आपसे एवरेज स्पीड पूछे v एवरेज, तो n की जगह पे 2 लिखिएगा अपॉन v1 की जगह पे क्या लिखिएगा 1/v1 और v2 की जगह पे 1/v2। तो v1 v2 ऊपर चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे इसके इसका v एवरेज का जो एवरेज स्पीड का जो आंसर आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। वैसे 3 होते तो यहाँ पे 3 मान लीजिए जर्नी 3 इक्वल हिस्सों में बटी होती तो आप क्या लिखते 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो दिस इज एज सिंपल एज दिस। पर हेडिंग ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला, ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, पहली बात ये फॉर्मूला कब काम में आता है, व्हेन द सबसीक्वेंट डिस्टेंसेस आर गिवन। जैसा कि अभी आपने देखा था, नोट डाउन किया था इससे जस्ट पहले वाले में, कि सबसीक्वेंट डिस्टेंसेस आपको गिवन हो और हर एक डिस्टेंस की स्पीड गिवन हो। अब सारे डिस्टेंसेस अगर बराबर हो जाए तो उस केस में n/1/v1 प्लस 1/v2 अप टिल 1/vn हो जाता है फॉर्मूला, और दो ही हिस्सों में बटा हुआ है तो 2/1/v1 प्लस 1/v2 यानी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, तो एग्जाम में आने वाले केस 1 को आपने देखा। अब हमारे पास केस 2 है। केस 2 में क्या है कि when the journey is divided into subsequent time intervals। पहले वाले केस को आप ध्यान दीजिए कि उसमें जर्नी किस में बटी हुई थी, डिस्टेंस इंटरवल्स में बटी हुई थी। और ये जो केस 2 है इसके अंदर क्या है कि when the journey is divided into subsequent time intervals and the speeds in each interval is mentioned। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि पहली पार्ट ऑफ द जर्नी जो है वो टाइम t1 के लिए है, दूसरी पार्ट ऑफ द जर्नी जो है टाइम t2 के लिए है, फिर आखिरी पार्ट ऑफ द जर्नी से टाइम tn के लिए है, ठीक है ना। अब इस केस में अगर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो एवरेज स्पीड फिर से क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड के लिए वापस आप क्या फॉर्मूला लिखोगे एवरेज स्पीड में, तो अब पहले वाले में डिस्टेंस कवर्ड जो हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, तो आप लिखोगे v1 इनटू t1। दूसरे वाले के लिए क्या लिखोगे v2 इनटू t2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कवर्ड लिखना अप टिल vn इनटू tn अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन आपका पहले वाले में क्या हो जाएगा t1, दूसरे वाले में t2 और अप टिल tn। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कब, जबकि जर्नी डिवाइडेड है टाइम इंटरवल्स में। लेकिन मान लीजिए कि इफ ऑल टाइम इंटरवल्स आर सेम, इफ ऑल द टाइम इंटरवल्स आर सेम, तो अगर टाइम इंटरवल सेम हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, इफ ऑल द टाइम इंटरवल्स आर सेम, तो उस केस में ये जो t1 है t2 है अप टिल tn जो आपको दिख रहा है, t1 t2 अप टिल tn ये सारे सेम हो जाएंगे। दैट इज t1 इज इक्वल टू t2 ऑल इक्वल टू tn, और इन सभी को बोलते हैं इक्वल टू से t, ठीक है ना। t1 t2 ये सब किसके बराबर हो गए, t के बराबर हो गए। तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो उस केस में एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 इंटू t, ठीक है, प्लस v2 इंटू t अप टिल vn इंटू t एंड डिवाइडेड बाय ये जो नीचे आपको दिख रहा है t1 t2 t3 ये सब भी t हो जाएंगे, तो t प्लस t अप टिल t। ये कितनी बार t है नीचे, n टाइम्स है t, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड ऊपर क्या हो जाएगा v1 इंटू t प्लस v2 इंटू t अप टिल vn इंटू t, और नीचे क्या हो जाएगा nt। ये क्लियर है आपको, क्योंकि n टाइम्स t है तो ये t यहाँ ऊपर आप कॉमन लेकर के सभी में कैंसल आउट कर सकते हैं t को।
यानी कि इस केस में आपका जो एवरेज स्पीड हो जाता है जबकि सारे टाइम इंटरवल सेम हो जाते हैं, तो उस केस में व्हेन ऑल टी आर इक्वल, ठीक है ना, तो उस केस में जो आपका आ जाता है, उस केस में एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अप टिल vn बाई n। ये क्लियर है आप लोगों को? तो इसके पिछले वाले केस में क्या था कि व्हेन ऑल डिस्टेंसेस वेर इक्वल, तो उस केस में एवरेज स्पीड वाज हार्मोनिक मीन, ठीक है ना, n बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 अप टिल 1 बाई vn, वो हार्मोनिक मीन कहलाता था। पर इस केस में जबकि जर्नी किस में डिवाइडेड होती है, टाइम इंटरवल्स में डिवाइडेड होती है, और जब हर एक टाइम इंटरवल सेम हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड होती है वो अरिथमेटिक मीन हो जाती है, वो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई अप टिल vn बाई n हो जाती है, ठीक है। अगर टाइम इंटरवल सेम ना हो तो ये जनरल फॉर्मूला है ही आपके पास, ये वाला v1 into t1 प्लस v2 into t2 अप टिल vn into tn अपॉन t1 प्लस t2 अप टिल tn। तो ये तो आपके पास है ही जबकि टाइम इंटरवल सेम ना हो। लेकिन जब टाइम इंटरवल सेम हो जाते हैं तो यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है, एवरेज स्पीड का, v1 प्लस v2 अप टिल vn बाई n, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे फिर से मैं ये एक बार आप नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है ना, ये चीज यहाँ पे दी हुई है आपको, इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। बस केस 1 का जो आंसर है, केस 1, जबकि जर्नी किस में डिवाइडेड थी, डिस्टेंसेस में डिवाइडेड थी, और हर एक डिस्टेंस की स्पीड गिवन थी, उस केस में अगर डिस्टेंसेस बराबर होती है तो एवरेज स्पीड होती है n बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 अप टिल 1 बाई vn। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड इज हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स। एवरेज स्पीड इज हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स। ये कब होती है, जबकि जर्नी किस में डिवाइडेड होती है, डिस्टेंस के इंटरवल्स में, और सारे डिस्टेंस के इंटरवल्स सेम होते हैं, ठीक है। और केस 2 है हमारा, जबकि जर्नी डिवाइडेड होती है टाइम के इंटरवल्स में और सारे टाइम के इंटरवल्स सेम होते हैं, तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, it is v1 plus v2 plus vn by n, that is average speed is arithmetic mean of individual speeds। Average speed is arithmetic mean of individual speeds, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान देना, ये आप वापस नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एवरेज स्पीड के बारे में। फिर से आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहां से लेकर के, आपके घर से लेकर के और ट्यूशन तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, आपके घर से लेकर के, क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि आप अपने घर से लेकर के ट्यूशन गए 2 किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि मन नहीं था जाने का आपका, ठीक है ना, जनरली, और उसके बाद लौट करके जब घर आए तो आपकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, जब लौट करके घर आए तो आपकी एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है ना। अब ट्यूशन में आपने कोई टाइम नहीं बिताया, आप गए, देखा कि ट्यूशन में जो आपको सर पढ़ाते हैं उनका दरवाजा लॉक्ड है, सर कहीं बाहर गए हुए हैं, आप गए, दरवाजा लॉक देख करके दौड़ करके वापस आ गए, मतलब गए और वापस आ गए, वहां पे रहने का कोई भी ड्यूरेशन नहीं था। तो इस केस में आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल होगा, ऑब्वियसली जितने आपके घर से ट्यूशन सर का डिस्टेंस है घर का, उतना ही डिस्टेंस क्या है ट्यूशन सर के घर से आपके घर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंसेस इक्वल हैं, और डिस्टेंसेस इक्वल हैं, इसलिए क्या हो जाएगी, जो एवरेज स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन यानी कि क्या हो जाएगा, 2 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है n बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 अप टिल 1 बाई vn, तो यानी कि 2 बाई, ये क्या हो जाएगा 1 बाई v1, v1 की जगह पे क्या लिखोगे 2, और v2 की जगह पे 5 लिख दोगे, यानी कि क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये अगर आप इसमें एलसीएम ले लेते हो तो यानी कि 2 into 5 अपॉन 2 प्लस 5, ओके। यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ इसके अंदर, तो इट इज 5 to the 10 to the 20 by 7 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा केस अगर मान लीजिए कि उसने आपको दिया कि आपको एवरेज स्पीड पता करना है, जबकि टाइम उसने आपको दे दिया, ठीक है ना,
तो नेक्स्ट जो ड्यूरेशन है वो टाइम को लेकर के है। मान लीजिए कि वो आपको बोलता है कि यहां से लेकर के आपके मान लीजिए कि ट्यूशन सर के घर तक, ठीक है ना, और या आपके बीच में कोई फ्रेंड का घर था, ये कोई आपका फ्रेंड का घर है और फिर यहां से ट्यूशन सर का घर है आपके। तो आपके घर से लेकर के योर होम, आपके घर से लेकर के आपके फ्रेंड के घर तक तो आप गए हाफ एन आवर में, ठीक है ना, विथ स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर। फिर आपके फ्रेंड के घर से ट्यूशन सर के घर भी आप गए हाफ एन आवर में, ठीक है ना, और फिर जो यहाँ पे आपकी एवरेज स्पीड थी, मतलब यहाँ से फ्रेंड के घर से ट्यूशन सर के घर तक जो आपकी स्पीड थी से वो 2 किलोमीटर पर आवर थी। तो इसमें उसने टाइम दिया, ये उसने कतई नहीं बताया कि ये डिस्टेंसेस सेम है, आपके घर से फ्रेंड के घर तक का डिस्टेंस सेम है, फिर फ्रेंड के घर से ट्यूशन सर के घर तक का डिस्टेंस सेम है, ऐसा नहीं बोला उसने। हाँ, लेकिन टाइम आपने बराबर दिया है। ऑब्वियसली यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर से चलते हुए हाफ आवर अगर आपने लगा दिया तो ये वाली डिस्टेंस छोटी रही होगी। यहाँ पे हाफ आवर में आप 5 किलोमीटर पर आवर से चलते हुए हाफ आवर के लिए चले हो तो ये वाली डिस्टेंस ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, हालांकि डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर होगा और ये वाली डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर होगी। ये वाली जो डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर से 1 किलोमीटर आप मल्टीप्लाई करके देख लो, खैर वो बात की बात है। यहाँ पे उसने आपको टाइम बराबर बताया है, तो टाइम बराबर बताया तो अब क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन आपसे बोलेगा कि आपके घर से लेकर के ट्यूशन सर के घर तक का एवरेज स्पीड क्या है। तो अब आपको अरिथमेटिक मीन करना पड़ेगा। अरिथमेटिक मीन यानी कि क्या हो गया 5 + 2/2, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा बताओ, इट इज 7/2, सो इट इज 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब टाइम इंटरवल आपको दे तो उस वक्त अरिथमेटिक मीन होता है अगर टाइम इंटरवल बराबर हो। बराबर नहीं है तो इससे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जस्ट डेरिवेशन में, वो आपको यूज करना होगा। लेकिन अगर टाइम इंटरवल बराबर है तो अरिथमेटिक मीन, डिस्टेंस इंटरवल अगर आपको बराबर है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, हार्मोनिक मीन करना पड़ता है। ओके, सो एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं अभी फिलहाल। कल की क्लास में हम लोग और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, कल की क्लास पूरी क्वेश्चन बेस्ड क्लास होगी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन अब कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर से और आपके ट्यूशन सर के घर तक वापस जा रहे हो, ठीक है, दिस इज योर होम, ठीक है। तो यहां से लेकर के आपका जो फ्रेंड 1 है वो बिल्कुल बीचों बीच रहता है मान लीजिए, और एक फ्रेंड 2 भी रहता है कहीं यहाँ पे, इस फ्रेंड 2 और ये फ्रेंड 1 है। फ्रेंड 1 जो है बिल्कुल बीचों बीच है, मतलब यहां से यहां तक जो जर्नी का पार्ट है उसको मान लीजिए टोटल जर्नी की जो डिस्टेंस है वो s है, तो इसको आप s/2 बोल सकते हो और इसको भी आप s/2 बोल सकते हो, ठीक है। तो पहली पार्ट ऑफ द जर्नी को आपने कवर किया विद स्पीड v1 और दूसरी पार्ट ऑफ द जर्नी को आपने इक्वल टाइम में कवर किया। अब वो जरूरी नहीं कि डिस्टेंस बराबर हो, बट आपने इक्वल टाइम में कवर किया। तो मान लीजिए यहां से अगर टोटल टाइम t लगा तो इसको t/2 और t/2 में, या तो इसको आपने t में कवर किया और इसको भी आपने t में कवर किया, मतलब कि इक्वल टाइम में। इक्वल टाइम में आप फ्रेंड 1 के फ्रेंड 1 से फ्रेंड 2 के घर गए और फिर फ्रेंड 2 के घर से ट्यूशन सर के घर भी गए उसी टाइम में, और यहाँ पे आपकी स्पीड थी v2 और यहाँ पे आपकी स्पीड थी v3। क्योंकि स्पीड v2 है और स्पीड v3 है तो यहाँ पे जो डिस्टेंस रहा होगा v2 × t और यहाँ पे जो डिस्टेंस रहा होगा v3 × t, मतलब जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस नहीं है, बट टाइम आपने बराबर लिया है, ठीक है। अब आपसे ये बोल रहा है कि इस पूरी जर्नी के लिए आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये करके रखना आप लोग, जिसके बाद वाली जो वीडियो है उसके अंदर इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज, यू स्टार्ट फ्रॉम योर होम टू गो टू योर ट्यूशन, you cover half part of the journey, half part of the entire journey with speed v1, and the next half part of the journey you cover in 2 equal intervals of time with speed v2 and v3. What is your average speed for the entire journey? Okay, तो ये आप करके और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके